KP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग मुख्य रूप से मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखते हैं दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को अंकित कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है? देखते हैं भारत के मानचित्र में राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है, या कह लीजिए राजस्थान के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक, इस प्रकार से हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, और राजस्थान भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के पश्चात सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सीमा किस देश से लगती है? देखते हैं, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड का मानचित्र है। और इस उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा। हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में आप देख सकते हैं, उत्तर में चीन, ये चीन का क्षेत्र है, और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? देखते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का मानचित्र है, और मानचित्र में इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ये आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान से, फिर पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व में म्यांमार से लगी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, त्रिपुरा, मेघालय और बिहार की सीमा किस देश से लगती है? त्रिपुरा, मेघालय और बिहार, आइए देखते हैं, ये त्रिपुरा का ये मानचित्र है, आप ये देख सकते हैं, त्रिपुरा का ये मानचित्र है। और त्रिपुरा के दक्षिण, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, या कह लीजिए त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक, एक तरफ से भारत से जुड़ा है और तीन तरफ से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ठीक, या कह लीजिए त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, त्रिपुरा के बाद दूसरा है, ये मेघालय है, और मेघालय के पश्चिम में और दक्षिण में इसकी सीमाएं
बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार को भी देख लेते हैं। ये बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से मिलती है, ठीक। और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। मिजोरम की सीमा किस देश से लगती है? आइए देखते हैं मिजोरम की सीमा किस देश से लगी हुई है। मिजोरम, ये मिजोरम राज्य है और मिजोरम की दक्षिण और पूर्व में म्यांमार देश है और मिजोरम के दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है, या कह लीजिए मिजोरम के दक्षिण पूर्व में म्यांमार देश की सीमा मिलती है और मिजोरम के दक्षिण पश्चिम में की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए, जिसमें पहला है नामचा बरुआ। आइए देखते हैं नामचा बरुआ, ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में हम नामचा बरुआ, ये नामचा बरुआ है, ये नामचा बरुआ का क्षेत्र है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से यहाँ से निकलती है यांगत्सी ग्लेशियर से, और जिसे चीन में सांगपो नदी कहा जाता है, और नमचा बरुआ के मोड़ से आती है, वह करके फिर भारत में प्रवेश करती है। ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, फिर आगे चलकर ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक। तो यहाँ पर नमचा बरुआ चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी में राजस्थान के दक्षिण पूर्व में ये अरावली श्रेणी पाई जाती है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आगे है महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ भारत के मध्य में पाई जाती हैं। महादेव पहाड़ियाँ, ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अन्नपूर्णा पहाड़ी। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा पहाड़ी नेपाल में पाई जाती है, ठीक। धौलागिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में ये अन्नपूर्णा की पहाड़ी पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे शिवालिक श्रेणी। आइए देखते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिण का हिमालय कहा जाता है, ठीक। ये है शिवालिक श्रेणी, ठीक। ये आप देख रहे हैं शिवालिक श्रेणी है। आगे हम लोग देखेंगे अगला मैप, आइए देखते हैं। प्रश्न है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को प्रदर्शित कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हमें दिखाना है और ब्रह्मपुत्र नदी को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि यह ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास यहाँ यांगत्सी ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलती है और चीन में या कह लीजिए तिब्बत में सांगपो नदी से कहा जाता है, फिर यहाँ आकर के नमचा बरुआ मोड़ के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में जब प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक। और इस प्रकार से ये आगे चल करके बांग्लादेश में चली। आइए देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी गुजरात में बहती है और साबरमती नदी ये अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है और निकल करके ये खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न है ताप्ती नदी
ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट से निकलती है और निकल करके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी तुंगा और भद्रा नदियों के संगम द्वारा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से भद्रा काडूर जनपद से ये निकलती है और निकल करके ये आगे कृष्णा नदी से मिल जाती है। ठीक, तुंगभद्रा नदी। ठीक, और कुरनूल नगर के पास ये कृष्णा नदी में मिलती है। ठीक, और फिर आगे चल के कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। महानदी। आइए महानदी के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं कि महानदी उड़ीसा में बहती है और महानदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहवा के निकट से निकलती है और निकल करके ये कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में आगे चल करके ये गिर जाती है। ठीक, और इस प्रकार से ये भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने सीखा या जाना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को उसकी मात्रा के आधार पर निम्न क्षेत्रों में दिए गए रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। आइए देखते हैं। पहला है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो भाग सबसे ज़्यादा ब्लैक है वही उसी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक ठीक, और आगे है 200 से 400 सेंटीमीटर वाला वर्षा। 200 से 400 सेंटीमीटर वाला वर्षा इसी के आसपास में ये भी वर्षा होती है। ठीक, आगे है 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा। 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा इसी के आप पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे, जहाँ ब्लैक है उसी के उत्तर और पश्चिम में ये वर्षा इधर होती है। ठीक, और मेघालय में भी ये वर्षा होती है। ठीक, और आगे चलते हैं, आगे हम लोग इधर देखेंगे कि 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में और इधर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में, बिहार के उत्तरी भागों में होती है। आगे है 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र ये है। ठीक, और उसके बाद है 40 से 60 सेंटीमीटर वाला वर्षा। ये त्रिएक लाइन से बनाया गया है, त्रिएक लाइन से ये बनाया गया है। ठीक, इस तरह से। ठीक, आगे है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। डॉट डॉट लाइन करके जो दिखाया गया है 20 से 40 सेंटीमीटर वाले वर्षा का क्षेत्र है। ठीक, और आगे है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिम में होती है और दक्षिण में कुछ क्षेत्र में ये वर्षा होती है। ठीक, और जम्मू कश्मीर के उत्तर में भी इस प्रकार की वर्षा होती है।
आगे हम लोग नेक्स्ट मैप को देखेंगे। भारत के रेखा मानचित्र पर वनस्पतियों के निम्नलिखित प्रकार को दर्शाइए, जिसमें बेलांचली या अनूप वन है। आइए देखते हैं। बेलांचली या अनूप वन सबसे ज़्यादा ब्लैक में जो दिखाया गया है, ये बेलांचली या अनूप वन है। यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर उसके बाद है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन डॉट डॉट करके दिखाया गया जम्मू कश्मीर में, पंजाब के उत्तर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक, और हरियाणा के उत्तर भाग में। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आप देख सकते हैं। ये कांटेदार वन मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, ठीक, और यहाँ पाए जाते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या कह लीजिए मानसूनी वन हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ये आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ठीक, महाराष्ट्र में, फिर आप कर्नाटक में, तमिलनाडु में ये वन पाए जाते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदाबहार वन ये असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड, मणिपुर, इस क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल में और भारत के पश्चिमी घाट, भारत का जो दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत है उस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें। आगे अगला मैप है, आइए देखते हैं। अगले मैप में हम लोग देखेंगे भारत के रेखा मानचित्र में विभिन्न जीव मंडल नीचे को प्रदर्शित कीजिए। इसमें पहला है नंदा देवी। आइए देखते हैं। नंदा देवी, नंदा देवी मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में ये नंदा देवी है, ठीक, और नंदा देवी के बाद और देख लीजिए मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है और अमरकंटक भी है पश्चिम में, उड़ीसा में है सिमलीपाल, ठीक। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डिब्रू साइकोवा और इसके साथ साथ अगस्त मलाई। डिब्रू साइकोवा भी देख लेते हैं। डिब्रू साइकोवा ये असम में, ये देख रहे हैं डिब्रू साइकोवा, यहाँ दिहांग और दिबांग है, ठीक, और मानस असम में ही है, नाकरेक मेघालय में है, ठीक, सुंदरवन का डेल्टा आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे भारत के दक्षिण में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में आएंगे तो ये अगस्त मलाई है और इधर आप देख लेते हैं ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक, और भारत के दक्षिण पश्चिम में ये लक्षद्वीप है, ठीक। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग अगले मैप में। अगला मैप है भारत के रेखा मानचित्र पर भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों को दर्शाइए। आइए देखते हैं मृदा प्रकार। मृदा प्रकारों को इस तरह से हम दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं वन मृदा। वन मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। वन मृदा आप देख सकते हैं जो सबसे ब्लैक में दिखाया गया है ये वाला, और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में ये वन मृदा है। फिर उसके बाद जलोढ़ मृदा, उसके दक्षिण में आप देख सकते हैं ये जलोढ़ मृदा का ये क्षेत्र है, ठीक। पंजाब में, राजस्थान के उत्तर में, हरियाणा में दिल्ली का क्षेत्र है, उत्तराखंड के दक्षिण का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, ठीक, बिहार है, पश्चिमी बंगाल भी आता है इसमें। आगे चलते हैं। आगे है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी को आप डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। ये लाल व पीली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक।
ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इन क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे काली मृदा। काली मृदा, हम लोग काली मृदा को देखेंगे। काली मृदा गुजरात में और राजस्थान पूर्व में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। आगे है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा को आप इस तरह देख सकते हैं, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में लेटराइट मृदा पाई जाती है, मेघालय में है, ठीक। उसके बाद राजस्थान में भी है, पश्चिमी घाट में भी है लेटराइट मृदा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे शुष्क मृदा। शुष्क मृदा राजस्थान के पश्चिम में शुष्क मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक। इस प्रकार से देखेंगे। नेक्स्ट मैप में भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न श्रेणी के भूकंप संभावित प्रभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए। ये देखते हैं भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं या आने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे अधिक भूकंप का जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्रभावित भूकंप का जो क्षेत्र है ये गुजरात का है। और उसके बाद भारत के उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस क्षेत्रों में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। फिर उसके बाद है उससे कम वाला क्षेत्र, आप देख सकते हैं उससे कम डार्क है, ठीक। उसी के चारों ओर भी फैला हुआ है। जहाँ जहाँ अधिक भूकंप है उसी के अधिक से थोड़ा दूर उससे कम खतरनाक क्षेत्र हैं, ठीक। और उससे कम खतरनाक क्षेत्र उससे दूर है, ठीक। ये आप देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मध्यम वाले क्षेत्र हैं, फिर मध्यम के बाद निम्न वाले क्षेत्र हैं, ठीक। ये वाले क्षेत्र हैं। जैसे जैसे सबसे अधिक वाला सबसे अधिक जहाँ भूकंप आते हैं उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उसी क्रम में उससे कम प्रभावित क्षेत्र आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मैप। आइए देखते हैं भारत के रेखा मानचित्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र, उनकी क्षेत्र के अनुरूप चित्रित कीजिए। ये है सबसे अधिक चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं, देख लीजिए। सबसे अधिक प्रभावित है जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ठीक। और उसके बाद उत्तर पूर्व में मिजोरम और त्रिपुरा है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि अति अधिक क्षति वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। अति अधिक क्षति वाले क्षेत्र ये आप देख सकते हैं कि अत्यधिक कहाँ कहाँ पे अत्यधिक वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ये असम है, मेघालय है, फिर उसके बाद भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, फिर उसके बाद गुजरात का तट है। यहाँ पे अत्यधिक चक्रवात आते हैं। फिर उससे कम चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं, जो उससे हल्का क्षेत्र है, ठीक। वहाँ चक्रवात उससे कम आते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मध्यम छत चक्रवात। मध्यम छत चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं, तेरी एक लाइन बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तेरी एक लाइन, ये लाइन जो बनी है यहाँ यहाँ चक्रवात आते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मध्यम के बाद जो मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र जो बी है, इसके पहले हम लोगों ने ये वाला देखा, आगे बी वाला देखेंगे। बी वाले में आप डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, डॉट डॉट लाइन वाला जो इलाका है वो बी वाला रीजन है। ये सब बी वाले रीजन है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र।
निम्न क्षेत्र जोखिम क्षेत्र आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ निम्न क्षेत्र जोखिम क्षेत्र है। निम्न क्षेत्र जोखिम क्षेत्र, ये निम्न क्षेत्र जोखिम क्षेत्र है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल तट पर स्थित भारत का द्वीप बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल तट पर स्थित भारत का द्वीप न्यूमुरे द्वीप है। और न्यूमुरे द्वीप इस तरह से आप मानचित्र में देख सकते हैं। न्यूमुरे द्वीप, ये न्यूमुरे द्वीप है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी बताइए। उड़ीसा की राजधानी पॉलिटिकल मैप में हम इस तरह से देख सकते हैं। उड़ीसा, नया नाम उसका उड़ीसा है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और मानचित्र में इस प्रकार से आप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर देख सकते हैं और इसको इसे दर्शा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और रायपुर को मानचित्र में आप इस प्रकार से बना के दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए। जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इसको राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक, और जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसकी राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू भी है। गर्मी में श्रीनगर रहती है और ठंडक में जम्मू हो जाती है। ये पहले की स्थिति है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मानचित्र में इस तरह से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत के किस राज्य के निकटतम में स्थित है। श्रीलंका भारत के किस राज्य के निकटतम में स्थित है। इसका उत्तर है श्रीलंका। आप देख सकते हैं मानचित्र में कि श्रीलंका भारत के निकटतम स्थित जो राज्य है वो है तमिलनाडु। और इस प्रकार से आप मानचित्र में देख सकते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका के बगल में यहाँ पे तमिलनाडु का स्टेट है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव, ये लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी कवरत्ती है। ये मालदीव है, इसकी राजधानी माले है। तो मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर प्राकृतिक मानचित्र में आप देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित हैं। आइए देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, आइए देखते हैं। ये मानचित्र है भारत का प्राकृतिक, और इसमें मेघालय
आप देख सकते हैं मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ठीक। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ इस तरह से घिरी हुई हैं कि मानसून इसमें घुसता है और उसको निकलने का मौका नहीं मिलता है। इसी में घूम घूम करके खूब जम के वर्षा करता है। दुनिया की सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, माथेरान। हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण, कच्छ का रण आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में गुजरात के पश्चिम और उत्तर का जो ये इलाका है ये कच्छ का रण है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हम अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में बहती है? देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को फिर से समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील के पास से यांगसी ग्लेशियर से निकलती है और इसको चीन में सांगपो नदी कहा जाता है और नमचा बरुआ मोड़ के पास से ये टर्न होती है, फिर भारत में प्रवेश करती है। असम में मुख्य रूप से ये बहती है, ठीक, बह करके फिर बांग्लादेश में चली जाती है। आगे है महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये देख लेते हैं महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, गिर श्रेणी कहाँ स्थित है? गिर श्रेणी, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण में ये गिर पहाड़ी स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, गंगा नदी कहाँ गिरती है? आइए गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और निकल करके ये उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आकर के बिहार, फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। इलाहाबाद के पास में गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम स्थल है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, नैनीताल व रानीखेत कहाँ स्थित है? नैनीताल व रानीखेत ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल व रानीखेत स्थित है। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, कांगड़ा व कुल्लू की घाटी कहाँ स्थित है? कांगड़ा व कुल्लू की घाटी, आइए देखते हैं, कांगड़ा व कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा व कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में। आगे है कोटली दून, पाटली दून, देहरादून कहाँ स्थित है? कोटली दून, पाटली दून, देहरादून ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं, तिस्ता व दिहांग नदियाँ हिमालय और किस भारतीय राज्य के मध्य बहती हैं? ये इसका उत्तर है असम। इसका उत्तर है असम में। तो आप देख सकते हैं असम में ये नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदी? तिस्ता और दिहांग नदियाँ ये असम में बहती हैं, ठीक, इस इलाके में बहती हैं, असम में। आगे चलते हैं, डोडा बेटा पर्वत शिखर किस श्रृंखला का है? ये देखते हैं, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है और दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे डोडा बेटा पर्वत शिखर। डोडा बेटा पर्वत शिखर पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत है और नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में ये डोडा बेटा पर्वत शिखर है। उसके दक्षिण में अन्नामलाई है, उसके ठीक उसके दक्षिण में अन्नामलाई। आगे चलते हैं,
आगे हम लोग देखेंगे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, नर्मदा नदी, ये आप नर्मदा नदी देख रहे हैं जो खंबात की खाड़ी में गिर रही है। ठीक, और ये महाकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक, और ये खंबात की खाड़ी में गिर रही है और इसी नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है। मेघालय की गारी पहाड़ियों में स्थित वह स्थान जहां एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जहां जैसलमेर में 10 वर्षों में, उसका स्थान का नाम है तुर्रा। कहाँ पाया जाता है? मेघालय। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पूर्व मानसून की वो बौछारें जिन्हें आम्र वर्षा कहते हैं किन राज्यों में पड़ती हैं। केरल व तटीय कर्नाटक में। केरल व, आप देख सकते हैं केरल व तटीय कर्नाटक में, इस क्षेत्र में पूर्व मानसून की वो बौछारें हैं जिन्हें आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक, ये मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक राज्य में ही वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, काल वैशाखी हवा मुख्य रूप से भारत में असम व पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में होती है। ठीक, ये आपको रेड लाइन से बना के दिखाया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत में कितने जीवमंडल स्थित हैं। तो इसको भाई भारत में 18 जीवमंडल नीचे स्थित हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, नंदा देवी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीवमंडल नीचे भारत में उत्तराखंड राज्य में, आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जीवमंडल स्थित है। ठीक, आइए अब हम लोग भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के जो रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, या कह लीजिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। कर्क रेखा भारत के पश्चिम में गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर के गुजरती है। यानी गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका उत्तर होना चाहिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने मानचित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।